हेलो दोस्तों, मैं मनमोहन सविता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दैनिक समसामयिकी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जिसमें आज दिनांक 15 अप्रैल 2021 की 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे तथा आपको अपने सपने की तरफ आगे लेकर थोड़ा सा हिस्सा इन क्वेश्चनों का भी रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। इसके साथ ही मैं वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तथा हम बात करेंगे कल वाले प्रश्न के उत्तर की। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश ने किस प्रकार ई पंचायत पुरस्कार अपने नाम किया है और किस मंत्रालय द्वारा उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाले सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को नया महानिदेशक के रूप में चुना गया है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी रह चुके हैं और हाल ही में इन्हें नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का महानिदेशक चुना गया है। और इन्होंने नवीन अग्रवाल जी का स्थान ग्रहण किया है। यानी इनसे पहले जो महानिदेशक थे वह थे नवीन अग्रवाल, और अब बनाए गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं नाडा की तरफ। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में तथा इसका हेडक्वार्टर जो स्थित है वह दिल्ली में स्थित है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह हमेशा देश के खेल मंत्री होते हैं, जो कि हाल ही में किरण रिजिजू हैं। और यह नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के खेल मंत्री हैं, और इसके महानिदेशक चुना गए हैं सिद्धार्थ सिंह लोकजाम को चुना गया है। यह खेलों में नशे को तथा नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इसकी जो कार्यों की बात करें तो नाडा का जो कार्य होता है वह खेलों में ड्रग्स प्रतिबंधित पदार्थ के बढ़ते चलन को रोकना है। यह एक गैर सरकारी संस्था है जिसका स्थापना कब हुआ था? 2005 में, और नाडा का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। यदि हम बात करें इसी प्रकार से एक होता है बाडा यानी विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी के रूप में इसे स्थापित किया गया था। यह खेल आंदोलन और विश्व की सरकारों द्वारा समान रूप से वित्त पोषित है, और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है वह मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। मॉन्ट्रियल में स्थित है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। आइए चलते हैं। ये है सिद्धार्थ सिंह लोकजाम, जिन्हें नाडा का नया महानिदेशक बनाया गया है। यदि हम बात करें कि नाडा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील सेठी जी। यदि हम बात करें, चलते हैं उसी क्वेश्चन की ओर, उसमें भी हमें कुछ जानने को मिलेगा। चलते हैं। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा मुखमीत एम भाटिया, तो हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो हेड बनाए गए हैं वह मुखमीत एम भाटिया को बनाया गया है। वहीं पर हमें दिख रहे हैं एस रमन को बनाया गया है
सिडबी बैंक का नया निदेशक, यानी सिडबी बैंक का नया निदेशक जो बने हैं वह हैं एस रमन। वहीं पर यदि हम एम रमन्ना की बात करें तो एम रमन्ना बनाए गए हैं, जो कि बनाए जाएंगे 48वें हमारे CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 11 अप्रैल 2021 को बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। इनका संबंध किस खेल से था? ए गोल्फ, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या डी क्रिकेट? तो 11 अप्रैल 2021 को भारतीय टीम के पूर्व हॉकी खिलाड़ी बलवीर सिंह जूनियर का निधन हो गया है। यह किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी थे, जिनका 88 वर्ष की उम्र में 11 अप्रैल को निधन हो गया है। और इनका जो निधन हुआ है वह दिल का दौरा पड़ने से इनका निधन हुआ है। बलवीर सिंह जूनियर का जन्म 2 मई 1932 को जालंधर के संसारपुर में हुआ था और इन्होंने 6 वर्ष की उम्र में ही हॉकी खेलना शुरू कर दिया था। इन्होंने वर्ष 1962 में भारतीय सेना में बतौर इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर के रूप में भी कार्य किया है और वर्ष 1984 में यह मेजर के रूप में सेवानिवृत्त किए गए थे 1984 में। यदि हम बात करें इसी प्रकार से, एक हैं बलवीर सिंह सीनियर, ये हैं जूनियर, और एक हैं बलवीर सिंह सीनियर जिनका निधन 2020 में हो गया था। बलवीर सिंह सीनियर का जन्म या निधन हुआ था वह 2020 में हुआ था और बलवीर सिंह जूनियर का निधन जो हुआ है वह 2021 में हुआ है। उनका 2020 में, किसका? सीनियर का। इन्होंने गोल्ड मेडल यानी ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जिताए थे बलवीर सिंह सीनियर ने। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम भी रखा गया है गोल्डन हैट्रिक। आइए चलते हैं बलवीर सिंह जूनियर की तरफ और देखते हैं उन्हें। ये हैं बलवीर सिंह जूनियर जिनका हाल ही में निधन हो गया है। यदि हम बात करें कि हॉकी से संबंधित कुछ ट्रॉफियों की, तो आगा खां कप और सुल्तान अल्जान ट्रॉफी, यह दोनों की दोनों ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। और हॉकी का सबसे बड़ा जो स्टेडियम बनाया जा रहा है वह उड़ीसा के राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम बनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्टेडियम सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भारत का होगा। इसी प्रकार से यदि हम बात करें बाईचुंग भूटिया स्टेडियम, तो यह सिक्किम के नामची में बनाया जा रहा है और यह सबसे बड़ा फुटबॉल का स्टेडियम होगा। तो यह भी आपको याद रखना है। भारत की एक प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है, वह हैं रानी रामपाल। रानी रामपाल को 2020 का हॉकी खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसी में आज हम बात करेंगे कि 13 अप्रैल 2021 को केंद्रीय राज्य मंत्रालय के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किसे राज्य को दिया जाएगा? जी हां दोस्तों, 2021 का ई पंचायत पुरस्कार 13 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश को दिया जाना की घोषणा की गई है और यह 24 अप्रैल को दिया जाएगा। यह 24 अप्रैल को क्यों दिया जाएगा? तो इसी दिन मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। इसके मौके पर केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यह, यदि हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो यह केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्रालय के मंत्री हैं तथा इसके साथ ही यह कृषि मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी रह चुके हैं। आइए चलते हैं राज्य दर्शन की तरफ उत्तर प्रदेश के। तो ये हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम आदित्यनाथ योगी, यानी योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम वर्तमान समय में हैं, जिन्हें हाल ही में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ।
ये है भारत में स्थित उत्तर प्रदेश। आइए इसे जूम करके देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये है भारत का उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भारत की जनसंख्या पाई जाती है। यदि हम बात करें यहाँ के सीएम की तो वह हैं योगी आदित्यनाथ तथा यहाँ की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यदि हम बात करें उप मुख्यमंत्री तो वह हैं दिनेश शर्मा। दिनेश शर्मा यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में छतरी योजना भी चलाई गई थी। यहाँ का जो प्रसिद्ध डांस है या ये यूँ कहें यहाँ का जो सांस्कृतिक नृत्य है वह है नौटंकी। और यहाँ के दो प्रसिद्ध नेशनल पार्क हैं जिसे हम चंद्रप्रभा और दुधवा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और हाल ही में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया गया है, जिसके तहत लिंग परिवर्तन के साथ शादी करना या धर्म परिवर्तन के साथ शादी करने पर यह कानून बनाया गया है। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के लिए T+2 अवार्ड भी दिया गया है। इसी के साथ साथ अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अभ्युदय योजना, जिसके तहत प्रतियोगी परीक्षाओं को फ्री में उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई गई थी, अभ्युदय योजना। और ऑपरेशन दुराचारी भी उत्तर प्रदेश में चलाया गया है। इसी के साथ साथ नोएडा में 100% ऊर्जा वाला एक सोलर प्लांट भी लगाया गया है। नोएडा में ही सबसे बड़ी फिल्म सिटी का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये सारे के सारे आपकी परीक्षाओं के लिए कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको इस वीडियो के तहत या इस क्वेश्चन के तहत बताए हैं। तो आप इन सभी फैक्टों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम बना है। तो हाल ही में गाजियाबाद नगर निगम यानी GNN ने भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के म्युनिसिपल बॉन्ड के लिए अब तक की सबसे अधिक 8.1% दर के साथ 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो कि यहाँ के प्रदूषण तथा स्वच्छ जल के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गाजियाबाद। गाजियाबाद में ही पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है, जिसके तहत प्रदूषण को कम करना तथा वाटर ट्रीटमेंट के लिए 150 करोड़ रुपए को खर्च किया जाएगा। और यह पहला नगर निगम बन गया है जिसने यह बॉन्ड जारी किया है। भारत में इसी प्रकार से पुणे, हैदराबाद, इंदौर, अमरावती, भोपाल, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद और इसके साथ ही लखनऊ 9 शहर में यह वर्तमान रूप से म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है। और गाजियाबाद यह 10वां शहर है। उत्तर प्रदेश में बात करें तो यहाँ के 2 शहर हैं। एक तो है लखनऊ जो कि पहला नगर निगम था उत्तर प्रदेश का, और दूसरा बन गया है गाजियाबाद। तो यह भी आपको याद रखना है। ये तो आपको याद रखना ही है कि ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्यों जारी किया जाता है। तो स्वच्छ जल के लिए और प्रदूषण को कम करने के लिए यह जारी किया जाता है। ग्रीन बॉन्ड एक ऋण साधन है जो विशेष रूप से जलवायु और परावर्तनीय परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए आरक्षित है। और वर्ष 2009 में विश्व बैंक ने पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। यदि हम विश्व में बात करें तो किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले इसे जारी किया था। आइए चलते हैं। यह जारी किया गया है नगर निगम गाजियाबाद के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यह हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे हम इंपॉर्टेंट टिक करेंगे कि आए दिन इससे भी क्वेश्चन बनते रहते हैं और यह हमारे दैनिक जीवन में सीखने के लिए भी कुछ हमें बताता है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को।
यह क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन सर्वप्रथम 12 अप्रैल 1961 को पहला जो व्यक्ति भेजा गया था वोस्टक फर्स्ट रॉकेट नाम में, तो वोस्टक फर्स्ट रॉकेट द्वारा तो वह भेजे गए थे 12 अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन को भेजा गया था अंतरिक्ष में। और इसी के लिए यह हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान दिवस, यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करें वर्ष 1957 में पहला मानव निर्मित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। 12 अप्रैल 1961 को यूरी गार्गिन पृथ्वी की सफलतापूर्वक परिक्रमा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। इससे बाहरी कक्षा के लिए काफी प्रयास किए गए थे। आइए देखते हैं यूरी गार्गिन जी को। यही है यूरी गार्गिन जी जो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। यदि हम बात करें कि चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अमेरिका द्वारा सन 1969 में एक मिशन चलाया गया था अपोलो 11। इसके तहत सर्वप्रथम नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था और इन्हीं के साथ में भेजे गए थे बज एल्ड्रिन। उनको कहा जाता है सेकंड चंद्रमा पर कदम रखने वाले व्यक्ति, तो इनको भी याद रखना है बज एल्ड्रिन सेकंड ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर उन्होंने कदम रखा था। यदि हम बात करें अपोलो 11 की, तो 20 जुलाई 1971 को अपोलो 11 के तहत इनको चंद्रमा पर उतारा गया था नील आर्मस्ट्रांग को। कुल 21 घंटे तक इन्होंने चंद्रमा पर समय बिताया था। यदि हम भारत की बात करें कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा कब हुई थी पहली बार, तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ रूस की सहायता से हमने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था और विश्व का हम 7वां देश बन गए थे। तो यह सारे के सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 अप्रैल 2021 को किसने स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है? तो हाल ही में नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत 13 अप्रैल 2021 को नीति आयोग ने और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की सहायता से स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित एक डिजिटल कोष, जिसे कहा गया है पोषण ज्ञान, की शुरुआत की है। इस पोषण ज्ञान के तहत क्या होगा, तो पोषण संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनको डिजिटल रूप से प्रदान किया जा सके, इसी के लिए नीति आयोग द्वारा यह पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई है। और इसमें हेल्प किसने की है, तो वह की है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा। इसी प्रकार से सन 2018 में राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसे हम पीएम कहते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। यह मिशन बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधित परिणामों में सुधार करने हेतु भारत सरकार का प्रमुख कार्य था, जिसके तहत इसे लॉन्च किया गया था। आइए चलते हैं नीति आयोग की तरफ, क्योंकि नीति आयोग हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आए दिन परीक्षा में इसके क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो समझते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर रख दिया गया नीति आयोग। ठीक है, पहले इसका नाम था योजना आयोग, इसका नाम था, जिसका 1 जनवरी 2015 को नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। यदि हम बात करें कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो हमेशा इसका अध्यक्ष जो होता है वह भारत का प्रधानमंत्री होता है और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष जो है वह नरेंद्र मोदी जी हैं। यदि हम बात करें इसके उपाध्यक्ष की, तो इसके एक उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं, तथा इसके सीईओ की बात करें तो सीईओ हैं इसके अमिताभ कांत। तो आपको ये फैक्ट याद रखने हैं। इसका काम क्या होता है नीति आयोग का, तो यह एक
थिंक टैंक है जो कि भारत में किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए या किसी भी योजना के लिए केंद्र और राज्यों में संघवाद को उत्पन्न करता है और उन्हें पूर्ण रूप से संशोधित करता है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान को उच्च जोखिम वाले हाई रिस्क कंट्रीज देशों की श्रेणी में शामिल किया है? तो हाल ही में ब्रिटेन यानी यूके ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए उसे उच्च जोखिम वाले यानी हाई रिस्क कंट्रीज की श्रेणी में रखा गया है। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ब्रिटेन ने मनी लॉन्ड्रिंग टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े नियमों में संशोधन किया है और इस सूची में उत्तर कोरिया, सीरिया, यमन और जिम्बाब्वे के साथ साथ पाकिस्तान को भी जगह दे दी गई है। इस सूची में यूके ने मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग और ट्रांसफर ऑफ फंड्स अधिनियम 2017 में पिछले महीने संशोधन किया था। वहीं ब्रिटेन की इस कार्रवाई को पाकिस्तान ने विरोध भी किया है। पाकिस्तान का कहना है कि यूके को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और इसको ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तथा कई प्रकार के आतंकवादी का संरक्षण देने के लिए इसे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। किसकी? हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया गया है। और यह किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा इन्हें यह झटका दिया गया है। बढ़ते हैं पाकिस्तान के ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। FATE यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका जो कार्य होता है वह होता है आतंकवाद की फंडिंग को रोकना और इसका कार्य जो होता है 2 लिस्ट जारी करना। ब्लैक लिस्ट जिसमें आतंकवादी जो देश है जो संरक्षण देता है देशों को उसमें वो शामिल किया जाता है और एक होती है ग्रे लिस्ट जिसके तहत किसी भी देश को चेतावनी देकर उसे समझाया जाता है कि आप आतंकवाद को सहारा ना दें और इसकी स्थापना हुई थी 1989 में और इसमें शामिल हैं 37 देश। इसमें भारत भी शामिल है और इसका जो हेडक्वार्टर है वह है पेरिस, फ्रांस में। तो यह भी आपको याद रखना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। पाकिस्तान को झटका देते समय फाइनेंशियल टास्क फोर्स ने उसे ग्रे लिस्ट में रखने से इनकार कर दिया था और उसे किस में रख दिया? ब्लैक लिस्ट में भी रखा जा चुका है। ये हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माफ़ करिएगा दोस्तों, हमसे एक क्वेश्चन छूट गया था तो इस क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं कि मार्च 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद यानी क्रिकेट परिषद ICC द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट ऑफ द मंथ चुना गया है? तो लगातार तीसरी बार भारतीय भुवनेश्वर कुमार यानी अब तक 3 भारतीयों को इसमें शामिल कर लिया गया है जिसमें मार्च माह का जो अवार्ड दिया गया है वह भुवनेश्वर को दिया गया है। इससे पहले दिया गया था रविचंद्रन अश्विन को और उससे पहले दिया गया था ऋषभ पंत को। ऋषभ पंत को जनवरी माह का मंथ ऑफ द प्लेयर दिया गया था और रविचंद्रन अश्विन को फरवरी माह का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, जबकि भुवनेश्वर को मार्च का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। ये क्या होता है? तो ICC द्वारा यह नया अवार्ड बनाया गया है जिसके तहत खिलाड़ियों को बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए माह का अवार्ड दिया जाता है। इसी प्रकार से भारत के लगातार 3 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं किस किस को और दिया गया था ये। तो ये 3 खिलाड़ियों को हम देख लेते हैं। ये हैं ऋषभ पंत जिन्हें जनवरी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। वहीं पर यदि हम बात करें रविचंद्रन अश्विन की तो इन्हें फरवरी मंथ ऑफ द प्लेयर चुना गया था, फरवरी का। ये तीनों के तीनों में याद रखने हैं। और जो मार्च के चुने गए हैं भुवनेश्वर को
चुना गया है। ये हैं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर। इसी के साथ साथ मार्च में एक महिला को भी चुना गया है जो कि लीज एले को चुना गया है क्रिकेट ऑफ द मंथ, जो कि महिलाओं में मिला है। महिलाओं में इनको दिया गया है जो कि साउथ अफ्रीका की खिलाड़ी हैं। भुवनेश्वर के अलावा अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और जिम्बाब्वे के 3 सीन विलियम्स भी दौड़ में थे, लेकिन यह पुरस्कार किसे दिया गया? मंथ ऑफ द प्लेयर चुने गए हैं भुवनेश्वर जी। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 14 अप्रैल 2021 को भारत में प्रथम बार आयोजित होने वाले चैंपियंस लीग 2021 खेलने वाला प्रथम भारतीय क्लब कौन सा है? तो यह AFC यानी कि AFC चैंपियनशिप लीग होने वाली है, जो कि पहली बार भारत में हो रही है और इसमें पहली बार भारतीय क्लब भी शामिल किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है FC गोवा क्लब। FC गोवा क्लब भारत की तरफ से पहला ऐसा फुटबॉल क्लब होगा जो कि इसमें शामिल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा FC गोवा क्लब, यानी फुटबॉल क्लब गोवा, इसको शामिल किया गया है। यदि हम बात करें इसकी ट्रॉफी की, तो देखते हैं इसकी ट्रॉफी को। यह है इसकी प्रसिद्ध ट्रॉफी जो कि विजेता टीम को दी जाती है, AFC ट्रॉफी। यदि हम बात करें फुटबॉल से संबंधित अन्य ट्रॉफियों की, तो संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप और मोहन बगान, यह प्रसिद्ध फुटबॉल की ट्रॉफियां हैं जो कि हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित हैं। यदि हम बात करें कि बाईचुंग भूटिया स्टेडियम जो कि सिक्किम के नामची शहर में बनाया जा रहा है, यह फुटबॉल का स्टेडियम होगा जहां पर फीफा वर्ल्ड कप किया जाना तय किया गया है। यदि हम बात करें 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो होगा वह कतर दोहा में इसका आयोजन किया जाएगा। इससे पहले सन 2018 में फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस में जीता था, जिसका आयोजन हुआ था रूस में। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आज के हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वह विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया है। इस क्वेश्चन में हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय तथा उनके मंत्रियों के बारे में भी। उससे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है हमारा कि 13 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री जी ने रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। तो यह क्या है? तो 13 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भू राजनीति संबंधित भारत के प्रमुख सम्मेलन में रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। यह 4 दिवसीय सम्मेलन है जो कि वर्चुअली तरीके से चलाया जा रहा है। और ये कब से कब तक चलेगा? तो इसको चलाने की डेट जो है वो 13 अप्रैल से 16 अप्रैल 2021 तक किया जा रहा है। इसमें रायसीना संवाद में कुल 50 सत्र होंगे, जिसमें 50 देश और बहुपक्षीय संगठनों के साथ 150 स्पीकर शामिल होंगे। और इसका आयोजन जो किया जा रहा है वह विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। रायसीना डायलॉग का आरंभ जो हुआ था वह वर्ष 2016 में किया गया था, और अब इसका जो उद्घाटन किया गया है वह 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। तो यह भी आपको याद रखना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। आइए चलते हैं भारतीय मंत्रालयों के मंत्रियों की तरफ। ये हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। इसी के साथ यदि हम बात करें कि उपभोक्ता मामलात मंत्रालय, तो इसके जो मंत्री थे
वह थे रामविलास पासवान, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनके स्थान पर जो आए हैं वह आए हैं पीयूष गोयल, जो कि भारत के रेल मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं को बनाया गया है उपभोक्ता मामलात मंत्रालय के मंत्री। यदि हम बात करें कि खेल मंत्री वर्तमान समय में कौन है, तो खेल मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह हैं किरण रिजिजू। किरण रिजिजू भारत के खेल मंत्री हैं। यदि हम बात करें कि शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन हैं, तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक। रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक यह शिक्षा मंत्री हैं। यदि हम कृषि मंत्री की बात करें, तो कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं। वहीं पर यदि हम बात करें पर्यावरण मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री, तो वह हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण और सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें तो आज के हमारे ये सारे के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं आज के टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। ये है टुडे क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है। प्रतिवर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप मेरी वीडियो को पूरी तरीके से देखते हैं। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की तरफ। तो कल वाला जो प्रश्न था हमारा वह था जिसका आप सभी लोगों ने सही आंसर दिया है। तो 13 अप्रैल 2021 को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, तो वह करेंगे सुशील चंद्रा जी। जी हाँ, ये पहले भारत के चुनाव आयुक्त थे, जिन्हें अब मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुन लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुशील चंद्रा जी। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो, वीडियो के क्वेश्चन पसंद आए हो, तो वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।